बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी कि ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1 है फ़िज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम नॉर्मली फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन, ये सारी चीज़ें हम सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको हम फ़िज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसके अलावा इसमें रिलेशनशिप देखते हैं कि कॉम्पोजिशन और फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में रिलेशनशिप क्या है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हायर मॉलिक्यूलर मास का कोई कंपाउंड है तो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं, लोअर मॉलिक्यूलर मास के कंपाउंड की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ कैसी हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 एक मॉलिक्यूल है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है, और इसी तरह से C10H22 एक मॉलिक्यूल है, इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी क्या है। फिर हम इसमें कुछ लॉज के बारे में पढ़ते हैं, जैसे बॉयल्स लॉ। चार्ल्स बॉयल्स एक साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल्स, उन्होंने एक लॉ जो है वो मेंशन किया। उन्होंने कहा कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यानी अगर हम किसी भी चीज़, ये सिलेंडर में फ़र्ज़ करें गैस है, ठीक है, अगर हम इस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो वॉल्यूम इसका डिक्रीज़ हो गया, तो वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसी तरह से चार्ल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक लॉ ये हमें बताया कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। अच्छा, यहाँ पर ये उन्होंने बताया कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी अगर हम दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, जो इसका टेम्परेचर है वही इसका भी टेम्परेचर रखें, तो प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा किसी भी गैस का। चार्ल्स ने ये कहा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा भी और कई लॉज हैं, ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिर सेकंड ब्रांच है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स देखें, द वर्ड ऑर्गेनिक हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिक का लफ्ज़ जो निकला है वो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग थिंग से निकला है। अच्छा, अब पहले ये समझा जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो सिर्फ लिविंग थिंग से ही ऑब्टेन किए जाते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट फ्रेडरिक वोलर ने इसको गलत साबित किया। उसने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबॉर्ट्री में ही सिंथेसाइज कर लिया। उसके बाद से ये जो थ्योरी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ये रॉन्ग हो गई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नई थ्योरी ये कहती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कार्बन एंड केमिस्ट्री ऑफ कार्बन, ठीक है, मोस्टली हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें कंपाउंड्स हों कार्बन और हाइड्रोजन के, यानी उसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स हों, और देयर डेरिवेटिव्स या उनके डेरिवेटिव्स हों। डेरिवेटिव्स हाइड्रोकार्बन के वो होते हैं कि अगर हम हाइड्रोकार्बन, जैसे एक मीथेन, ये मैंने आपको बहुत सिंपल सा एक हाइड्रोकार्बन बनाकर बताया है, मीथेन CH4, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन ये होते हैं कि अगर हम हाइड्रोकार्बन के किसी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और ग्रुप लगा दें तो वो रिजल्टिंग कंपाउंड हमारा जो होगा वो होगा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये एक H को रिमूव करके यहाँ से हटाकर OH लगा दिया, तो दिस न्यू कंपाउंड इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब ये रहा मीथेन CH4, अब ये नया कंपाउंड बन गया मिथाइल अल्कोहल, जिसकी सारी प्रॉपर्टी मीथेन से डिफरेंट होंगी। अब इस तरह के कंपाउंड्स को, यानी कि या तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं या उनके डेरिवेटिव्स को। और डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के? इफ़ वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, द रिजल्टिंग कंपाउंड इज कॉल्ड द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। यानी अगर हम हाइड्रोकार्बन के एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई दूसरा ग्रुप लगा दें तो वो नया कंपाउंड जो है वो डेरिवेटिव बन जाता है हाइड्रोकार्बन का। तो इस तरह के कंपाउंड्स की स्टडी, यानी कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अच्छा, सिवाय एक्सेप्ट, इसमें कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो हम ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ते, यानी ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड,
कार्बोनेट्स यानी CO3, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट की स्टडी नहीं करते हम। बाइकार्बोनेट्स यानी HCO3 माइनस, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, इनकी स्टडी हम, अमोनियम बाइकार्बोनेट, यानी जितने भी बाइकार्बोनेट्स हैं उनकी स्टडी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं करते। और कुछ साइनाइड्स जैसे HCN, ऑल्दो कि इन सब में भी कार्बन मौजूद है, लेकिन हम इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते, बल्कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनको पढ़ते हैं। ये सारे के सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कार्बन तो रखते हैं, लेकिन फिर क्यों ये इनऑर्गेनिक में हम स्टडी करते हैं? उसकी वजह ये होती है कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड की ये है कि दे आर फ्लेमेबल, दे ईजिली कैच फायर, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो आग को पकड़ लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं, और ये सारे कंपाउंड्स उसमें पूरा नहीं उतरते। इसके अलावा भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वॉलेटाइल होते हैं, उनमें कैटिनेशन होती है, जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। तो बहरहाल फ़िलहाल आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन ये समझ लें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हों या फिर उनके डेरिवेटिव्स हों। मैंने आपको एक एग्जांपल दी। अगर मैं देखिए इसके ये हाइड्रोजन हटाकर अगर मैं क्लोरीन लगा दूं तो ये नया कंपाउंड बन जाएगा जो कहलाएगा क्लोरोमीथेन। फिर अगर मैं दूसरा हाइड्रोजन भी हटाकर क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा डाइक्लोरोमीथेन। फिर अगर मैं तीसरा हाइड्रोजन भी हटाकर क्लोरीन लगा दूं तो ये बन जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी CHCl3, इसका कॉमन नेम है क्लोरोफॉर्म। तो इस तरह के कंपाउंड्स की स्टडी, यानी कार्बन के कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोकार्बन्स हों या उनके डेरिवेटिव्स हों, उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और उनकी स्टडी हम करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। फिर नेक्स्ट आपकी ब्रांच है स्टूडेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको अकेला पढ़ना चाहें, जैसे हम आयरन है उसकी प्रॉपर्टी को अकेले पढ़ने चाहें, हाइड्रोजन है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इवन कि कार्बन है, अगर हम उसकी कॉम्पोजिशन, प्रॉपर्टीज़, चेंजेस और स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहें तो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसकी स्टडी करेंगे। और फिर उसके अलावा उनके कंपाउंड्स, यानी जितने भी एलिमेंट्स हैं, आयरन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन के कंपाउंड्स, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स, इन सब को हम इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे। यानी कि सारे एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं, सिवाय हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स के। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा कार्बन के इन कंपाउंड्स की स्टडी भी हम इनऑर्गेनिक में ही करेंगे। फिर इसके अलावा इसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादातर वो होते हैं जो नॉन लिविंग से ऑब्टेन होते हैं, मिनरल्स वगैरह से ऑब्टेन होते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, या नॉन लिविंग जो होते हैं सब्सटेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। अच्छा, और इनके एप्लीकेशंस भी कि केमिकल इंडस्ट्री में इनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लास है, सीमेंट, सिरेमिक्स या मेटलर्जी। ठीक है, मेटल्स जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो मेटल्स हमें ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाते हैं ज़मीन में। जैसे कोई भी मेटल हो, जैसे आयरन है, अगर फर्स्ट के नहीं Fe2O3 आयरन ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, या एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म में पाया जाता है, तो इसके अंदर से हम इसको प्योरिफिकेशन के प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिर आपकी एक नेक्स्ट ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री, जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि हम उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो लिविंग थिंग के अंदर प्रोड्यूस होते हैं उनके मेटाबॉलिज्म से। ठीक है, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो किस तरह से ग्लूकोज बनता है, फिर किस तरह से उस ग्लूकोज से, फोटोसिंथेसिस एक बहुत सिंपल प्रोसेस नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, इससे ग्लूकोज फॉर्म होता है। फिर इस ग्लूकोज से किस तरह से मेटाबॉलिज्म होकर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो प्लांट के अंदर बनते हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है, फिर प्रोटीन्स हैं, टर्पीन्स, स्टीरॉइड्स, ये सारे इन सब कंपाउंड्स की स्टडी हम कि किस तरह से ये सिंथेसाइज्ड होते हैं लिविंग थिंग के अंदर, या किस तरह से इनके अंदर डीकम्पोजिशन होती है। तो ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फिर बायोकेमिस्ट्री के अंदर और भी कुछ डिज़ीज़ प्रोड्यूसिंग कंपाउंड्स हैं, कुछ बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो कि डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं, या जिनकी डेफिशिएंसी से कुछ डिसऑर्डर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं या डिज़ीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उनकी स्टडी भी हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही करते हैं। फिर इसके अलावा मेडिसिन और एग्रीकल्चर और फूड साइंस भी इसी ब्रांच की सब ब्रांचेस हैं।
यानी मेडिसिन, एग्रीकल्चर और फूड साइंस, ये भी बायोकेमिस्ट्री की सब ब्रांचेस हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम बायोकेमिस्ट्री में डील करते हैं। अच्छा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को मज़ीद ब्रांचेस की एक्सप्लेनेशन दूंगी। थैंक यू वेरी मच। आप इसको बुक में से अपने लर्न कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ये फिज़िकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आप इसमें इसको याद कर सकते हैं और प्लस आपको जो मैंने एग्जांपल दी उसको आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशंस आप याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।